to see something strange. Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. दोस्तों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारी इस साल की हैलोवीन हॉन्टिंग में, जो कि एक स्पेशल वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी डिफरेंट डरावनी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हम लोग हैलोवीन के ट्रेडिशन को समझते हुए अर्बन लेजेंड्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, स्पूकी स्टोरीज, मूवी एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं इस वीडियो का इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो हैलोवीन आज के जमाने में एक $1 मिलियन इंडस्ट्री है। ये दिन एक नॉर्मल फेस्टिवल से काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है, जिसके ऊपर हजारों पिक्चर्स, डिफरेंट पार्टी ट्रेडिशंस बन चुके हैं। पर आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? असल में हैलोवीन बना है दो शब्दों से। हैलो, जिसका मतलब है होली पर्सन, ईन, जो रेफर करता है ईव को, एडम और ईव वाली ईव जो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। हैलोवीन को ऑल हेलोज ईव भी बोलते हैं, पर इसका ओरिजिन जाता है आयरन एज के टाइम पर। आयरन एज में सामेन नाम के एक फेस्टिवल को मनाया जाता था, जो कि एक 3 दिन का फेस्टिवल है, जिसके दौरान मृत्यु और पुनर्जन्म को सेलिब्रेट करा जाता था। सामेन का मतलब होता है समर्स एंड, और असल में आयरन एज के लोग एक साइकिल के हिसाब से चलते थे और हर सीजन खत्म होने पे वो लोग एक फेस्टिवल मनाते थे। गर्मियों के खत्म होने पे वो लोग हैलोवीन के फायर फेस्टिवल को मनाते थे, जिसमें वो लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते थे। अब वो रिचुअल्स क्या थे, इसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता, पर रिसर्च से ये पता चला है कि रिचुअल के दौरान लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे अपने रिश्तेदारों की आत्माओं को वापस धरती पे बुलाने के लिए। वो लोग आग के पास डांस करते थे और ये सब कुछ पेगन रिलीजन के अंदर होता था। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में पेगन चीजों को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया, और इसलिए जब रोमन एम्पायर ने धीरे धीरे हर जगह अपना कब्जा करना शुरू किया, तो सामेन फेस्टिवल को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उस फेस्टिवल के रिचुअल्स थोड़े डिमोनिक थे। क्रिश्चियंस ने सामेन फेस्टिवल को ऑल सेंट डे में बदल दिया था, और इस बदलाव के बाद लोगों ने फेस्टिवल पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया था और एक नए रिवाज की शुरुआत हुई थी, जिसमें लोग क्रिश्चियन फिगर्स की पूजा करते थे। जानवरों की बलि देने की बजाय लोगों ने गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था, पर इसी के साथ कुछ लोग भूतों की तरह कपड़े पहनकर उस दिन घूमते थे और लोगों को परेशान करते थे। धीरे धीरे ऑल सेंट डे का एवोल्यूशन हुआ और मॉडर्न डे हैलोवीन का जन्म हुआ। पर जब अमेरिका में कॉलोनाइजेशन का माहौल था, तो हैलोवीन को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये त्योहार बहुत ज्यादा रिलीजियस माना जाता था। पर कुछ टाइम बाद जब अमेरिका में आयरिश लोग आने लगे, तो उनके साथ हैलोवीन भी वापस लौट आया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदल गई और हैलोवीन बन गया एक पॉपुलर डे, जिसे अब बहुत सारे लोग धूमधाम से मनाते हैं। हैलोवीन ने अपनी रिलीजियस वैल्यू पूरी तरीके से खो दी है, क्योंकि ये दिन अब मौज मस्ती का है। कुछ लोग ड्रैकुला बनते हैं, तो कुछ लोग डरावनी चुड़ैल, पर कुछ लोग इस फेस्टिवल को इग्नोर करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है और कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हैलोवीन ने साबित कर दिया है कि वो एक टॉप मोस्ट लवेबल फेस्टिवल है। Halloween, everybody make a scene, trick or treat. Tell the neighbors gonna die of fright. It's our town, everybody scream. In this town of Halloween, I am the one hiding under you. हैलोवीन साल का सबसे स्पूकीएस्ट टाइम है, पर लोग एक डरावने फेस्टिवल को और ज्यादा डरावना बना देते हैं अर्बन लेजेंड्स के जरिए। आई मीन ऑब्वियसली ये हैलोवीन है और बिना अर्बन लेजेंड्स के काम नहीं चलने वाला, और इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ हैलोवीन का एक खतरनाक अर्बन लेजेंड। हमारे अर्बन लेजेंड का नाम है बनी मैन।
नाम तो सुनने में बनी मैन का बहुत ज्यादा प्यारा है, पर दोस्तों अगर आप रहते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हैलोवीन मनाते हैं तो संभल कर रात को बाहर निकलना। कहा यह जाता है कि एक आदमी सफेद कपड़ों में खरगोश बन के आता है और लोगों का सर एक कुल्हाड़ी से काट डालता है। ये बातें अगर सुनने में डरावनी है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अर्बन लेजेंड एक सच्ची घटना पे आधारित है। जी हाँ दोस्तों, बनी मैन को कई सारे लोगों ने सच में देखा था। इस सब की शुरुआत हुई थी 1970 में बर्क वर्जीनिया के अंदर, जहाँ पे लोगों को हैलोवीन से पहले एक बनी मैन दिखाई देने लगा था। सबसे पहले बनी मैन को अक्टूबर 1970 में देखा गया था, वो भी रॉबर्ट बेनेट नाम के एक आदमी के द्वारा। रॉबर्ट उस रात को अपनी फियांसे के साथ फुटबॉल गेम देखने गया था और घर वापस लौटते वक्त वो दोनों एक रोड पे रुके थे कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आखिर हर जगह हैलोवीन का जश्न मनाया जा रहा था और ऑब्वियसली त्योहारों के दौरान ही रिश्तेदार लोगों को अच्छे लगते हैं। खैर, रिश्तेदारों से मिलने के बाद जब वो दोनों वापस घर के लिए निकलते हैं तो आधी रात हो चुकी थी। हर जगह सन्नाटा छा गया था कि तभी कोई आदमी उनकी गाड़ी के सामने वाले शीशे को एक कुल्हाड़ी से तोड़ देता है। उस आदमी ने खरगोश जैसे कपड़े पहने हुए थे और वो अचानक ही चिल्लाता है, ये मेरी जमीन है, यहाँ से भाग जाओ और मेरे नजदीक आए तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। उस आदमी का पागल रूप देखकर रॉबर्ट और उसकी फियांसे दोनों ही दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और सब कुछ पुलिस को बताते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक काफी लोगों का बनी मैन से सामना होता है और हमेशा बनी मैन बोलता है कि वो उन लोगों का सर काट देगा जो उसके नजदीक आएंगे। 50 से भी ज्यादा लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी और इन्वेस्टिगेशन करने पे पुलिस को बनी मैन तो कहीं नहीं मिला, पर पुलिस को बनी मैन की वो कुल्हाड़ी जरूर मिली थी जिसे आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। खैर, कुछ टाइम बाद बनी मैन दिखना बंद हो गया। उसने किसी को मारा या नहीं ये भी किसी को नहीं पता, पर बनी मैन ने वर्जीनिया के लोगों में 1970 के दौरान दहशत जरूर फैला दी थी और वो दहशत इतनी ज्यादा थी कि आज उसके नाम पर एक ब्रिज बना हुआ है। बनी मैन ब्रिज भी वर्जीनिया में ही है और लोग कहते हैं कि बनी मैन कोई आत्मा था जो आज भी उस ब्रिज के आसपास हैलोवीन के टाइम पर घूमता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। तो आप लोग अगर वर्जीनिया कभी जाओ तो उस ब्रिज से दूर ही रहना। Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner, I'm hiding in the trash can. Something's waiting on a pumpkin house. Hooray, this is Halloween. Red and black. Slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! दोस्तों, हैलोवीन के अलावा भी बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं जैसे वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस, मदर्स और फादर्स डे एक्सेट्रा। तो क्यों ना आज हम लोग एक ऐसी मूवी के बारे में बात करें जिसमें सिर्फ हैलोवीन को ही नहीं बाकी फेस्टिवल्स को भी एक डरावने ट्विस्ट के साथ हमें दिखाया गया है। ऐसी ही एक मूवी का नाम है हॉलीडेज जो 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक हॉरर एंथोलॉजी मूवी है जिसके अंदर हमें एक से बढ़ के एक डरावनी कहानी दिखाई गई है। सारी कहानियां फेस्टिवल्स या फिर हॉलीडेज से रिलेटेड है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। IMDb ने इस मूवी को 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इट्स 50% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज। और अब हम बिना देर करते हुए सीधा चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी में हमें पहली कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है वैलेंटाइंस डे। शुरुआत में हम लोग देखते हैं मैक्सीन नाम की एक डिप्रेस्ड पागल लड़की को जो प्यार करती है अपने स्विमिंग कोच से। मैक्सीन के कोच का नाम है रॉकवेल और मैक्सीन एक ऐसी लड़की है जिसे क्लास में सब लोग चिढ़ाते हैं।
मैक्सीन को परेशान करने में सबसे आगे रहती है हेल्डी नाम की एक लड़की, पर मैक्सीन अपना गुस्सा शांत कर लेती है। मैक्सीन को जब भी गुस्सा आता है वो अपने कोच के बारे में सोचने लगती है और उसकी हॉट बॉडी को इमेजिन करके मैक्सीन अपना गुस्सा शांत कर लेती है। हेल्डी मैक्सीन को स्विमिंग क्लास में भी बहुत ज्यादा परेशान करती है और उस दिन हेल्डी मैक्सीन को पूल में धक्का दे देती है, जिससे मैक्सीन डूबते डूबते बचती है। हेल्डी इसके बाद भी मैक्सीन का मजाक उड़ाना बंद नहीं करती, पर मैक्सीन को अपने कोच के सामने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। क्लास के बाद हेल्डी मैक्सीन को और ज्यादा परेशान करती है, जिससे धीरे धीरे मैक्सीन का खून खौलने लगता है। हेल्डी की बातों से हमें पता चलता है कि कोच रॉकवेल को दिल की बीमारी है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि कोच की जान खतरे में है और इस बात से मैक्सीन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैक्सीन अपने प्यार को ऑब्वियसली बचाना चाहती थी और अब वो हेल्डी पे अपनी बुरी नजर टिका लेती है। हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सीन के पापा ने अपना गला एक बॉक्स कटर से काट लिया था और तभी से मैक्सीन पागल सी हो गई है। दूसरी तरफ कोच रॉकवेल देख लेता है कि सारी स्कूल की लड़कियां मैक्सीन को परेशान कर रही है। रॉकवेल एक अच्छा इंसान है और अपनी स्टूडेंट का मन हल्का करने के लिए रॉकवेल मैक्सीन को वैलेंटाइन डे का एक लेटर लिखता है। बेचारे कोच को लगता है कि मैक्सीन लेटर पढ़ के खुश हो जाएगी, पर मैक्सीन को वो लेटर देखते ही प्यार का नशा चढ़ जाता है। मैक्सीन अब अपने लवर की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और इसलिए वो स्कूल के बाद हेल्डी का पीछा करने लगती है। वो हेल्डी का काफी देर तक पीछा करती है, जिससे बेचारी हेल्डी भी डरने लगती है। वो डर के भागने लगती है, पर एंड में हेल्डी कीचड़ में गिर जाती है और पागल मैक्सीन उसके मुंह पर एक ईंट देकर मारती है। हेल्डी अब बेजान होकर कांपने लगती है क्योंकि उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी, जिसके बाद वो पागल लड़की हेल्डी का शरीर उसी चाकू से काट डालती है जिससे उसके पापा ने खुदकुशी करी थी। कहानी के एंड में मैक्सीन हेल्डी का दिल ले जाकर कोच को गिफ्ट कर देती है, जिससे कोच के होश उड़ जाते हैं और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी है सेंट पैट्रिक डे की, जो 17 मार्च को मनाया जाता है। ये त्योहार असल में एक जयंती टाइप त्योहार है और इस दिन आयरलैंड के एक काफी अच्छे सेंट की डेथ हुई थी। असल में उस सेंट ने आयरलैंड के अंदर से सांपों को भगा दिया था, जो कि एक चमत्कारी काम था और इसलिए लोग सेंट पैट्रिक डे को मनाते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एलिजाबेथ नाम की एक टीचर को, जो क्लास के बच्चों को सेंट पैट्रिक डे की एक मूवी दिखा रही थी। एलिजाबेथ ज्यादातर दुखी रहती है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो सकता था और उस दिन क्लास में एलिजाबेथ नोटिस करती है एक छोटी उदास लड़की को। उस बच्ची का नाम होता है ग्राइन, जिसे एलिजाबेथ खुश करने की कोशिश करती है, पर वो बच्ची तो जैसे हंसना जानती ही नहीं थी। सेंट पैट्रिक डे के खत्म होने पे वो बच्ची एलिजाबेथ के लिए अपनी डेस्क के ऊपर एक अजीब सांप को छोड़ जाती है और एक कागज पर लिख कर जाती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा ही मेरे को हंसा सकती है। एलिजा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर खैर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसके दिमाग में ये बात तो चलती रहती है कि आखिर ग्राइन ऐसी अजीब बात क्यों बोलेगी, और अगली सुबह जो एलिजाबेथ के साथ होता है उससे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एलिजाबेथ को अपने पास मिलती है सांप की खाल, जिससे वो डर जाती है और उस दिन के बाद से एलिजाबेथ की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटेंस चीजें होने लगती है। उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी, पर जैसे जैसे एलिजाबेथ की जिंदगी खराब हो रही थी वैसे वैसे क्लास के अंदर ग्राइन के चेहरे पे खुशी आती जा रही थी। कहने का मतलब जैसे जैसे एलिजाबेथ का दुख बढ़ रहा था वैसे वैसे ग्राइन खुश हो रही थी। अब एक दिन ग्राइन सुपरमार्केट के अंदर एलिजा के पेट को गले लगा लेती है, जिसके अगले ही दिन एलिजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, एलिजाबेथ के मन में लड्डू फूट जाते हैं क्योंकि उसे बच्चा हमेशा से चाहिए था, पर डॉक्टर इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। डॉक्टर बताती है कि एलिजा के पेट के अंदर इंसान का नहीं सांप का बच्चा है, जिससे एलिजा के भी होश उड़ जाते हैं। एलिजा कहीं ना कहीं जानती थी कि ये सब कुछ ग्राइन की वजह से हो रहा है और अगले दिन स्कूल में जाकर वो ग्राइन के ऊपर गुस्सा करने लगती है।
डांट सुनने के बाद भी ग्राइन बड़ी ही क्रीपी तरीके से हंसती रहती है और अचानक ही एलिजा को काली कीचड़ की उल्टी हो जाती है। गुस्से में एलिजा ग्राइन को चाटा भी मार देती है, पर ग्राइन हंसना बंद नहीं करती। दोस्तों, अब यहाँ से 1 साल आगे सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एलिजा का पेट अब बहुत ज्यादा फूल चुका है। एलिजा ऑब्वियसली बच्चे को पालना चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर माँ की ममता का भूत सवार था, और इसलिए प्रेग्नेंट होने के 400 दिन बाद जब एलिजा का डिलीवरी टाइम आता है तो वो खुद को एक बाथटब में लिटा लेती है। वो एक चूहे को अपने पेट पर रखती है और उसके अंदर से बाहर निकलता है एक बहुत ही बड़ा घिनौना सांप, जो उस चूहे को खा जाता है। एलिजा बेचारी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है, पर जब उसे होश आता है तो उसका बच्चा गायब हो गया था। एलिजा को अपने पास ग्राइन मिलती है और वो लड़की एलिजा को अपने साथ ले जाती है एक जगह पर, जहाँ पे एंड में एलिजा को समझ आता है कि ग्राइन एक कल्ट का हिस्सा है और उस कल्ट ने एलिजा का इस्तेमाल किया है उस डिमोनिक सांप को इस दुनिया के अंदर लाने के लिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एलिजा पर माँ की ममता का भूत सवार है, और इसलिए वो अपने घिनौने बच्चे को भी पालने को तैयार थी। एंड में एलिजा कल्ट को ज्वाइन कर लेती है और सारे लोग उसके सांप जैसे बच्चे की पूजा करने लगते हैं, रिचुअल करने लगते हैं और सांप के साथ खेलने लगते हैं, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है, जो ईस्टर फेस्टिवल के बारे में है। दोस्तों, ईस्टर वो दिन होता है जिस दिन जीसस क्राइस्ट मरने के बाद फिर से जिंदा होकर लौट आए थे, और इसलिए ही लोग ईस्टर मनाते हैं। कहा यह जाता है कि क्रिसमस के सैंटा क्लॉज की तरह ईस्टर की रात को ईस्टर बनी आता है और बच्चों के लिए तोहफे देकर जाता है, पर यह सिर्फ एक कहानी है जो बच्चों को सुनाई जाती है, जिसके ऊपर हमारी तीसरी कहानी बेस्ड है। शुरुआत में हम लोग एक छोटी लड़की को देखते हैं जो ईस्टर की रात को डर रही थी। उस बच्ची को डर था कि अगर रात को वो गलती से जाग गई और उसने ईस्टर बनी को देख लिया तो क्या होगा। अब हर साल तो वो बच्ची नहीं डरती थी, पर इस साल वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसे ये पता है कि रात के टाइम अगर कोई भी घर के अंदर आता है बिना पूछे तो वो खतरनाक होता है। इस बात के जवाब में उस लड़की की मम्मी उसे समझाती है कि ईस्टर बनी कोई चोर नहीं है, वो बस भगवान का भेजा हुआ एक दूत है जो बच्चों के लिए तोहफे लाता है। वो लड़की अभी भी डर रही थी और इसलिए उसकी माँ उसे जबरदस्ती सुलाकर वहां से चले जाती है। वो बच्ची डरते डरते सो जाती है और फिर आधी रात को घर के अंदर आ जाता है एक ईस्टर एग। अब ऑब्वियसली वो बच्ची घर के अंदर हो रही आवाजों से जाग जाती है और वो जाकर पानी वगैरह पीती है, और उसे तभी बगीचे में दिखाई देता है एक मुर्गी का बच्चा। उस चूजे को अपने बगीचे में देखकर वो बच्ची बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि अचानक ही उस बच्ची के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे दिखाई देता है एक बहुत ही डरावना मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर के हाथों में से चूजे बाहर निकल रहे थे, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर ही ईस्टर बनी है। उस बच्ची की माँ ने उसे जो बताया था वो भगवान का दूत वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, जिससे वो बच्ची डर के अपने कमरे की तरफ भागती है, पर वो एंटिटी उस बच्ची को रोक देती है। वो बच्ची डरते हुए कांपने लगती है, पर ईस्टर बनी उसे मना करता है डरने के लिए। वो उस बच्ची से जबरदस्ती खुद के शरीर पे हाथ लगवाता है, जिससे उस बच्ची को ये यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। ईस्टर बनी अब उसे बोलता है कि आज तक उसे किसी भी बच्चे ने नहीं देखा, और अब क्योंकि उस लड़की ने ईस्टर बनी को देख लिया है तो उसे अब ईस्टर बनी की जगह लेनी होगी, और वो अपनी माँ से भी कभी नहीं मिल पाएगी। वो बच्ची डरती है, घबराती है, पर बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाती, और फिर एंड में वो ईस्टर बनी उस मासूम बच्ची को एक अंडा खिलाता है। अंडा खाते ही उस बच्ची को कुछ होने लगता है और ईस्टर बनी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो बच्ची बदल जाती है एक ईस्टर बनी के अंदर। घर में हो रहे शोर की वजह से उसकी माँ भी जाग जाती है, पर अब उसे अपनी बेटी कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि अब वो लड़की जा चुकी है एक दूसरी जादुई दुनिया में, और अब वो ईस्टर बनी की जगह ले लेगी और हर साल बच्चों के लिए तोहफे लेकर जाएगी, और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अब फोर्थ कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है मदर्स डे। ये कहानी है केट नाम की लड़की की, जिसको एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है।
असल में केट जब भी किसी के साथ इंटीमेट होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, चाहे वो कितने भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करे। केट इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो अभी तक काफी सारे अबॉर्शन भी करा चुकी है और इसलिए केट की डॉक्टर उसे आज अपनी बहन के बारे में बताती है। डॉक्टर को लगता है कि केट का ये केस कोई मेडिकल केस नहीं है और इसलिए उस डॉक्टर की बहन जो स्पिरिचुअल काम करती है वो केट की मदद जरूर करेगी। उस डॉक्टर की बहन दूर दराज के रेगिस्तान में रहती है जहाँ पे केट अपनी परेशानी लेकर पहुंचती है। डॉक्टर की बहन के घर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी, पर सारी लड़कियों में एक ही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि सारी लड़कियों को बच्चा चाहिए था, जबकि केट को बच्चों से छुटकारा चाहिए था। मतलब केट की प्रॉब्लम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अपोजिट थी। ये बात केट जब बाकी औरतों को बताती है तो औरतें केट को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करने लगती है और उस रात को होता है एक बहुत अजीब रिचुअल। उस रिचुअल में सारे लोग केट पर ही फोकस करते हैं और एक नेकेड बूढ़ी औरत केट के ऊपर अजीब मंत्र पढ़ने लगती है। दोस्तों अब ऑब्वियसली केट डरने लगती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि डॉक्टर की बहन किसी कल्ट का हिस्सा है और वो कल्ट के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। केट भागने की कोशिश करती है पर वो अचानक ही बेहोश हो जाती है। अब जब केट को होश आता है तो वो हिल नहीं पाती और एक नेकेड औरत उसके सामने नाचने लगती है। केट को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, पर रात में केट के बेहोश होने के बाद एक आदमी केट का रेप करता है। यहाँ से सीन कुछ महीने आगे जाता है जहाँ पे अब केट प्रेग्नेंट है, पर कल्ट के लोग उसे हमेशा बेहोशी की हालत में रखते हैं ताकि केट वापस घर ना भाग सके। कल्ट की इन हरकतों से हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि केट का शरीर एक डीमन के वश में है और वो डीमन ही बार बार केट के अंदर बच्चे के रूप में आ रहा है। यही वजह है कि केट बार बार प्रेग्नेंट हो जाती है और इसलिए अब उस डीमन को वो कल्ट के लोग हमारी दुनिया में लेकर आना चाहते हैं। कहानी के एंड में केट भागने की कोशिश करती है पर वो भाग नहीं पाती। कल्ट के लोग केट को पकड़ लेते हैं और तभी उसका डिलीवरी टाइम आ जाता है। केट के अंदर से अब अचानक ही एक फुल साइज डिमोनिक हाथ बाहर निकलता है और सारी लड़कियां चिल्लाती हैं और इसका मतलब अब वो डीमन हमारी दुनिया में आ जाएगा और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब 5वीं कहानी शुरू होती है जिसका नाम है फादर्स डे। अब ये वाली कहानी थोड़ी छोटी है जो है कैरोल नाम की एक लड़की के बारे में। कैरोल अकेली रहती है और बचपन में उसके साथ एक अजीब हादसा हुआ था जिसके बाद उसका पापा गायब हो गया था। अब आज इतने सालों बाद फादर्स डे पे कैरोल को अपने पापा की तरफ से एक डिलीवरी आती है जिसमें होता है एक हेडसेट। उसके पापा ने एक नोट भी लिखा था जिसमें लिखा हुआ था कि अब वक्त आ गया है कि कैरोल अपने पापा के पास लौट आए। पैकेज में एक रिकॉर्डेड टेप थी जिसमें कैरोल का पापा उसे उसी जगह बुलाता है जहाँ पे बचपन में हादसा हुआ था। कैरोल अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसलिए ये सब देखकर और सुनकर कैरोल खुशी के मारे रोने लगती है और वो ठान लेती है अपने पापा से मिलने की। अब नेक्स्ट डे कैरोल एक बीच पर पहुंचती है और टेप के अंदर उसके पापा ने बताया था कि कैरोल को कहाँ और कैसे जाना है। अपने पापा की बात मानते हुए कैरोल पहुंचती है एक डरावने अजीब घर के सामने और हमें पता चलता है कि इसी घर के अंदर वो अजीब हादसा हुआ था। हमें पता चलता है कि बचपन में कैरोल का पापा कैरोल को लेकर इसी घर में गया था पर घर के अंदर से ही वो कहीं पे गायब हो गया था और आज तक उसके पापा का कुछ भी पता नहीं चला। टेप के अंदर अब कैरोल का पापा उसे बोलता है कि आज वो भी उसी जगह पर पहुंच जाएगी जहां पे इतने सालों पहले कैरोल का पापा गया था। घर के अंदर अब कैरोल को एक अजीब दरवाजा मिलता है और अपने पापा के कहने पे वो उसके अंदर चले जाती है, जिसके बाद कैरोल एक दूसरी दुनिया के अंदर ही पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो दरवाजा एक दूसरी दुनिया का पोर्टल था। अब उस अजीब डरावनी दुनिया में कैरोल अपने पापा को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है, पर अपने पापा की जगह उसे मिल जाता है एक डीमन और वो डीमन कैरोल पे हमला कर देता है। जिसके बाद क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।
दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि कैरोल के पापा ने अपनी बेटी को इस तरह क्यों फंसाया। वैसे ये एक शॉर्ट स्टोरी है तो ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों के आइडियाज को जरूर सुनना चाहूंगा। खैर अब हम चलते हैं मूवी की अगली कहानी की तरफ जिसका नाम है हैलोवीन। ये कहानी थोड़ी अडल्ट टाइप है, तो अगर आप लोगों को 18+ चीजें ऑफेंसिव लगती हैं तो आप लोग इस कहानी को स्किप कर दो। कहानी शुरू होती है इयान नाम के लड़के को दिखाते हुए जो दुकान से सस्ती वाली हैलोवीन कैंडी खरीदता है। हमें पता चलता है कि इयान एक ऑनलाइन सेक्स सर्विस को चलाता है और उसकी 3 सेक्स वर्कर्स हैं जिनका नाम है होली, ब्री और सेरीना। हैलोवीन की रात को सेरीना दुखी होती है क्योंकि एक कस्टमर ने सेरीना को बुरा भला बोल दिया था। वो तीनों लड़कियां परेशान भी थी क्योंकि इयान उन लोगों को हैलोवीन की छुट्टी भी नहीं देता। थोड़ी देर बाद इयान घर पे आता है और वो तीनों लड़कियों को बुरी तरीके से ट्रीट करता है। हम लोग समझ जाते हैं कि इयान एक बहुत ज्यादा बुरा आदमी है और इसलिए आज वो तीनों लड़कियां अपने हक के लिए लड़ने लगती है। ब्री खड़े होकर बोलती है कि जब 3 लड़कियां साथ में एक कमरे के अंदर होती है तो वो तीनों लड़कियां एक विचेस का कल्ट अपने आप ही बना लेती है और इयान चुड़ैलों से पंगा नहीं लेना चाहेगा। इयान को इस बात पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सेरीना का रेप करने की कोशिश करता है, पर ब्री उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब जब इयान को होश आता है तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे और तो और लड़कियों ने उसके पीछे से एक वाइब्रेटर अंदर घुसा दिया था। इयान के सामने एक लैपटॉप रखा था जिसपे से वो तीनों लड़कियां अब इयान को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। लड़कियों ने वाइब्रेटर को एक गाड़ी की बैटरी से जोड़ दिया था जिससे इयान मर भी सकता था। एंड में लड़कियां इयान को उसकी डिक काटने पे मजबूर कर देती है और इयान को मजबूरन अपनी डिक काटनी पड़ती है। वो लड़कियां अपना बदला लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है, पर एंड में वो इयान को उस वाइब्रेटर के जरिए बुरी तरीके से मार डालती है। अब उन लड़कियों का यहाँ से एक नया मकसद था जिसके दौरान अब वो लड़कियां इयान जैसे बुरे लोगों को सबक सिखाएंगी और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी शुरू होती है जो क्रिसमस से रिलेटेड है। ये कहानी है पीट नाम के लड़के की जो क्रिसमस पे अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेना भूल जाता है। पीट को स्पेशली एक नया गैजेट चाहिए था जो एक ऐसा चश्मा है जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देता है। पीट को चश्मा नहीं मिल पाता क्योंकि आखिरी चश्मा कोई बिजनेसमैन खरीद लेता है। पीट उस बिजनेसमैन से वो चश्मा ज्यादा पैसों में खरीदने की कोशिश करता है, पर वो आदमी मना कर देता है। अब यहाँ पे होता ये है कि अचानक ही उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। वो आदमी अपनी दवाइयों तक नहीं पहुंच पाता और पीट पहले तो सोचता है उस आदमी की मदद करने के लिए, पर एंड में पीट वो चश्मा चुराकर वहां से भाग जाता है। पीट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी बीवी सारा पीछे से उस पे जोर दे रही थी और पीट एक अच्छा आदमी बनकर अब बहुत ज्यादा थक चुका था। उस रात को सारा पीट को शिकायत करती है कि उसे अपने बॉस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सारा के बॉस ने उसे बोनस नहीं दिया। और दोस्तों सारा के अंदर जो गुस्सा है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब क्रिसमस के अगले दिन पीट का बेटा चश्मे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो चश्मा सच में इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता है। पीट को चश्मे के अंदर नेकेड लड़कियां दिखाई देती हैं और इसलिए वो रात के टाइम उस चश्मे को अकेले में इस्तेमाल करने के लिए जाता है। अब पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक ही उस चश्मे के अंदर उसे दिखाई देता है वो बिजनेसमैन और पीट को पता चलता है कि वो बिजनेसमैन मारा गया है, जिसे देखकर पीट डर जाता है। अब अगले दिन पीट की सच्चाई उसकी बीवी को भी चश्मे के जरिए पता चल जाती है, पर सारा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, बल्कि में सारा बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पीट को किस करने लगती है। मतलब सारा को अच्छा लगा कि पीट ने उस आदमी को मरता हुआ छोड़ दिया। अब ऑब्वियसली ये बात थोड़ी अजीब है और फिर जब अगली सुबह पीट चश्मे को दोबारा से लगाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीट को पता चलता है कि उसकी बीवी एक खूनी है और क्रिसमस की रात को सारा ने अपने बॉस को बुरी तरीके से मार डाला था क्योंकि उसके बॉस ने बोनस देने से मना कर दिया था। अपनी बीवी का असली शैतानी रूप देखकर पीट हक्का बक्का रह जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब मूवी में आखिरी कहानी शुरू होती है जो हैप्पी न्यू ईयर पे बेस्ड है।
ये कहानी है रेजी नाम के सीरियल किलर की जो जवान लड़कियों को मारता है। कहानी की शुरुआत में ही उसने एक लड़की को चेयर से बांध रखा था, पर जब रेजी अपनी गन से उसे शूट करता है तो गोली नहीं चलती, जिससे हमें पता चलता है कि रेजी अपनी बंदूक को हमेशा लोड करना भूल जाता है। खैर एंड में वो उस बेचारी लड़की को मार डालता है और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। सीन जाता है जीन नाम की एक अजीब लड़की पे और एक डेटिंग साइट पे जीन मिलती है रेजी से। जीन ऑब्वियसली रेजी की सच्चाई नहीं जानती थी और वो रेजी के साथ एक डेट पर जाती है। वो डेट काफी ज्यादा अजीब होती है और वो दोनों एक दूसरे के दांतों पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रेजी के दांत बिल्कुल राक्षस जैसे थे, पर वो जीन से पूछता है कि अगर वो उसके साथ न्यू ईयर मनाना चाहेगी, क्योंकि उसी रात को न्यू ईयर लगने वाला था। खैर जीन पता नहीं क्यों रेजी की अजीब घिनौनी बातों में आ जाती है और वो उसे लेके अपने साथ घर चले जाती है। अब घर पहुंचने पर जीन रेजी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर रेजी पीछे हट जाता है क्योंकि उसे तो जीन को किडनैप करके उसे जान से मारना था। रेजी अब टॉयलेट में जाकर अपना क्लोरोफॉर्म वगैरह निकालता है, पर उससे पहले वो जीन की चीजें छेड़ने लगता है। इधर उधर चीजें छेड़ते वक्त रेजी शीशे को खोलकर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जीन ने लड़कों के बॉडी पार्ट्स को जमा कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, जीन भी एक सीरियल किलर है जो लड़कों को अपना शिकार बनाती है। रेजी अब तुरंत ही डर के मारे छुप जाता है, पर उसे एक और झटका लगता है क्योंकि जीन का पूरा बाथटब बॉडी पार्ट से भरा हुआ था। रेजी को ये सब देखकर उल्टी हो जाती है और तभी जीन एक कुल्हाड़ी से उस पे हमला कर देती है। रेजी बच के भागने की कोशिश करता है, पर जीन उसका पैर काट डालती है। अब रेजी रेंगते हुए भागता है और अपनी गन तक पहुंच जाता है, पर ऑब्वियसली रेजी गन को लोड करना भूल गया था। अचानक ही न्यू ईयर का काउंटडाउन पूरा हो जाता है और जीन रेजी का सर कुल्हाड़ी से काट डालती है। हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है और शिकारी शिकार बन जाता है और जीन अपनी कुल्हाड़ी के साथ डांस करने लगती है, क्योंकि वो तो एक सीरियल किलर है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉलीडेज मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये सारी कहानियां पसंद आई होगी। आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और अब हम लोग अपनी हैलोवीन हॉन्टिंग में आगे बढ़ते हैं। Oh, how I hope my premonition is wrong. I sense there's something in the wind that feels like tragedies at hand. And though I'd like to stand by him, can't shake this feeling that I have. The worst is just around the bend. And does he notice my feelings for him? And will he see how much he means to me? I think it's not to be. What will become of my dear friend? Where will his actions lead us then? Although I'd like to join the crowd in their enthusiastic cloud, try as I may, it doesn't last. And will we ever end up together? No, I think not. It's never to become, for I am not the one. दोस्तों, अगर आप लोगों को भी हैलोवीन मनाने का शौक है, या फिर आप लोग अपने दोस्तों के साथ प्रैंक वगैरह करना चाहते हो, या फिर कोई डरावना वीडियो शूट करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ हैलोवीन हॉन्ट्स को। ये एक Amazon आइडिया लिस्ट है जिसे मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाया है।
आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे से आप लोग बहुत सारे हॉरर प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। तो आप लोग उस लिस्ट को चेक जरूर करना। सारे के सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा मिनिमल है और चीजों की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है। खैर, अब इस हैलोवीन हॉन्टिंग में एक ही कमी बची है और वो है स्पूकी स्टोरी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और इसलिए आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पूकी स्टोरी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का मिक्सचर। कहने का मतलब, अब जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा वो एक सच्ची डरावनी घटना है और तो और वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी है जिसका नाम है विलिस्का एक्स मर्डर्स। दोस्तों, मैं विलिस्का एक्स मर्डर्स के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंटेड वीडियो अपने चैनल पे जल्दी ही लेके आऊंगा, पर आज हम लोग इस केस के बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो विलिस्का एक्स मर्डर्स हुए थे 9 जून 1912 की शाम को आयोवा के विलिस्का नाम के एक टाउन के अंदर। ये सब मूर फैमिली के साथ हुआ था, जिसमें 6 लोग और 2 गेस्ट मेंबर्स को एक कुल्हाड़ी से बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था। कत्ल होने के अगले दिन पड़ोसियों को वो लाशें मिली थी, पर दोस्तों आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि उन 8 लोगों को किसने और क्यों मारा था। घर में ना ही चोरी हुई थी और ना ही किसी को किसी से दुश्मनी थी। सालों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और बहुत सारी अजीब अजीब चीजें सामने आई, जिन्हें हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे। पर दोस्तों, ये दुनिया की एक सबसे बड़ी और डरावनी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। उस हादसे के बाद ऑब्वियसली वो एक्स मर्डर हाउस अब एक हॉन्टेड हाउस बन गया था और काफी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस घर को विजिट कर चुके हैं। विक्टिम्स की आत्माएं आज भी वहां पर घूमती हैं और आत्माओं से कांटेक्ट करने पे आत्माओं ने खुद बताया है कि उनका मर्डर किसने किया था, पर ऑब्वियसली पुलिस को ऐसी बातों पे यकीन नहीं होने वाला। आज के टाइम पर वो घर एक पब्लिक अट्रैक्शन में बदल गया है, जो दोपहर के 1 से 4 बजे तक आम जनता के लिए खोला जाता है। एक टूर गाइड सारे लोगों को पूरी कहानी सुनाता है जो भी उस घर में हुआ था, और वो जगह हैलोवीन पे बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तो अगर आप लोग कभी भी आयोवा जाओगे तो आप लोग उस घर को जरूर विजिट कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने बताया, इस केस के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो का इंतजार जरूर करना। दोस्तों, अब महीने के आखिर में मैं हमेशा एक ऐसी वीडियो डालूंगा जो मूवी एक्सप्लेनेशन से थोड़ी हटकर होगी, जिसमें हम लोग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, अर्बन लेजेंड्स या फिर बहुत सारी डिफरेंट अनसॉल्व्ड चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो अब मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, तो अब आप सभी को हैप्पी हैलोवीन। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस साल की हैलोवीन हॉन्टिंग पसंद आई होगी और अगले साल तक हमारी एम्बेरोनॉट आर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं हैलोवीन हॉन्टिंग पे और ज्यादा नई नई चीजें लेकर आऊंगा। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे इरादे एक्सप्लेनेशन चैनल से ज्यादा बढ़कर हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उन चीजों को देखने के लिए रेडी रहना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.